नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी विषय से ये प्रश्न अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं आती हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस रचना का प्रकाशन काल क्या है? रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। हमें इसका प्रकाशन काल बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सन 1977 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन हुआ है। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। गीति नाट्य हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, अग्निलीक है, उन्मुक्त है, नेपथ्य राग है और त्रिशंकु है। इसमें जो अग्निलीक है ये भी गीति नाट्य है और जो उन्मुक्त है ये भी गीति नाट्य है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किसकी रचनाएं हैं। देखिए, जो अग्निलीक है ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1976 ईस्वी में। इसके बाद जो उन्मुक्त है ये रचना 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई और किसकी रचना है? ये गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। उसके बाद है नेपथ्य राग। नेपथ्य राग की अगर बात करें तो ये है मीराकांत की रचना। मीराकांत की रचना है, 2006 में इसका प्रकाशन है। जो त्रिशंकु है ये किसकी रचना है? ये ब्रजमोहन की रचना है, ब्रजमोहन। लेकिन आपको इसके साथ कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी है कि जो त्रिशंकु है ये कथा संग्रह भी है, यानी कहानी संग्रह भी है और ये निबंध रचना भी है। उसका नाम भी क्या है? त्रिशंकु है। जो कथा संग्रह है वो किसका है? मनु भंडारी का है, मनु भंडारी। और जो निबंध है वो किसका है? अज्ञे जी का है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है, गीति नाट्य कौन से हैं? अग्निलीक और उन्मुक्त दोनों ही गीति नाटक है। इसका आंसर जब ऑप्शन में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि ए का क्या है? ए और बी है, बी का क्या है? सी और डी है। इस तरह से आएगा तो उसमें आपका ये आंसर सही रहेगा। जिसमें अग्निलीक और उन्मुक्त दोनों आएंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। देखिए, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग ये किससे लिया गया है? रामचरितमानस में से का जो उत्तरकांड है उससे लिया गया है। और इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड है। मुख्यतः उसमें 7 कांड है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पहला है वो बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा इसमें अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड है और जो उत्तरकांड है ये उसका 7वां कांड है। किसका? रामचरितमानस का। इसमें तुलसीदास के क्या विचार हैं वो हमें जानने हैं। तुलसीदास जी ने माना है कि क्या आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे? माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे? पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे और कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। इनमें से कौन से विचार है जो उत्तरकांड में दिए हैं किसके बारे में? कलयुग से जुड़े हुए। तो सबसे पहला तो जो है वो यही है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये कलयुग में होगा। दूसरा क्या है? पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों ही विचार उत्तरकांड में कलयुग के बारे में तुलसीदास ने दिए हैं। तो यहाँ पर जो जिस ऑप्शन में ये दिया हो कि पहला और दूसरा, तो वही सही होगा। पहला और तीसरा, यानी पहले विचार भी उत्तरकांड में है कलयुग से संबंधित और जो तीसरा है वो भी उत्तरकांड में है कलयुग से संबंधित। और ये किसने कहा है? तुलसीदास जी ने ये लिखा है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे? बुद्ध देव कौन है? जो भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं उनके बाद अगर कोई लोक नायक है तो वो तुलसीदास है। ये किसके विचार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्ति है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो ये किसके विचार हैं? ये जॉर्ज ग्रियर्सन के विचार हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? ये अंग्रेज़ अधिकारी थे जो इंडियन सिविल सर्विस में कर्मचारी थे।
यानी इंडियन सिविल सर्विस में कर्मचारी के रूप में ये भारत में आए थे। और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले ये पहले भारत भाषा वैज्ञानिक थे। यानी सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आपको पता होना चाहिए। यानी भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। काव्य पंक्तियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेल। देखिए काव्य पंक्तियाँ बार बार आती हैं ये पेपर में। यहाँ पर मैंने रचनाकार के नाम नहीं लिखे, वो मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी। पंक्तियाँ क्या है? पहली जो पंक्ति है वो क्या है? कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। कौन परी है बानी अरी, नित हमेशा नीर से भरी हुई गगरी ढरका रही है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये प्रताप शाही की पंक्तियाँ हैं। प्रताप शाही की ये पंक्तियाँ हैं। उसके बाद है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है चिक है, चिरागन की माला है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पद्माकर की है। पद्माकर की पंक्तियाँ हैं, बार बार पेपर में आती हैं। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जूरीबे में नेकू जे ने मुरके। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। अगली है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये जो काव्य शक्तियाँ होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उनके बारे में बता रखा है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये देव की पंक्तियाँ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये और बार बार पेपर में भी आती हैं। तो आपको यहाँ पर सुमेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनके सामने ही इनके रचनाकारों के नाम लिखे हैं। साधारण तरीके से प्रश्न बता रही हूँ, पहले आप प्रश्न देखोगे फिर आप सुमेल करोगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको वो पंक्तियाँ बताऊँ जो बार बार पेपर में आती है और किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ, उनके नाम डायरेक्ट बताऊँ ताकि आप इनको आसानी से याद कर पाओ। अगला हमारा प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। रचना काल की दृष्टि से देखिए, जो सरहप्पा है इनका रचना काल अगर हम देखें तो ये 769 ईस्वी के आसपास इनका जीवन माना जाता है। उसके बाद लुइपा की अगर बात करें तो लुइपा 773 ईस्वी में हुए हैं। और उसके बाद पुष्पदंत की बात करें तो ये हुए हैं 959 ईस्वी में, 959 ईस्वी में ये हुए हैं। और अधयमान की अगर बात करें तो इनका समय काल है 12वीं शताब्दी या 12वीं शती। तो इसी तरह से क्रमानुसार ये बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये इसी क्रम में आएंगे। सबसे पहले सरहप्पा आएंगे, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत और अधयमान। देखिए जो सरहप्पा है ये हिंदी के प्रथम कवि भी स्वीकार किए जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, इनके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे राहुल भद्र है, राहुल भद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, सरोज वज्र के नाम से भी जाने जाते हैं। सरोज वज्र, कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों नाम भी इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। लुइपा की अगर बात करें तो जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इसके बाद जो अधयमान है इनकी रचना संदेश रासक है, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। संदेश रासक, इसके माध्यम से संदेश भेजा गया है, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। संदेश रासक किसकी है? अधयमान की। तो इसका जो आपका जो प्रश्न है उसका आंसर ये सही है, इसी अनुसार ही आएंगे। पहले नंबर पर सरहप्पा आएंगे, दूसरे पे लुइपा, तीसरे पे पुष्पदंत और चौथे पे आएंगे अधयमान। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? जो तमस उपन्यास है इसका रचनाकाल या प्रकाशन वर्ष कब है? ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1975 में। कई बार पूछ लिया जाता है। रचना काल 1973 है और प्रकाशन वर्ष 1973 है और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कब दिया गया? 1975 ईस्वी में। अब हमें अगर प्रश्न की बात करें कि मुख्य विषय क्या है, तो एक तो विभाजन की त्रासदी इसमें दिखाई गई है और दूसरा सांप्रदायिक जो विद्वेष है, सांप्रदायिक जो द्वेष की भावना है उसको भी इस उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो प्रश्न में ये दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। जब आप पेपर करेंगे तो उसमें ये आपको इसी तरह से मिलेगा कि ए का ऑप्शन क्या है?
ए और डी, तो यानी ये दोनों आप इसको ए को निशान लगाओगे तो सही हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से एक छांटना है, जिसमें ये दोनों पॉइंट आपको रहें मिले वो आपका आंसर सही होगा। विभाजन की त्रासदी भी है तमस में और सांप्रदायिक विद्वेष भी है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भीष्म साहनी का जन्म और निधन कब हुआ। इनका भीष्म साहनी के जन्म की अगर बात करें तो 8 अगस्त कब हुआ, 1915 में, और इनका निधन हुआ 2003 में। तो 1915 और 2003 तक का इनका जीवन काल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह एक प्रश्न में छोटे छोटे और प्रश्न जब निकालेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी होगा और याद भी रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है। ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और ये ऐतिहासिक विषयों पर आधारित है, यानी ऐतिहासिक घटनाक्रम को इसमें उठाया गया है। और इसका रचना काल कब है, प्रकाशन वर्ष इसका 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो मुख्य विषय है वो क्या है, विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय, यानी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आते हैं और भारत के राजा, यहाँ के शासक जो चंद्रगुप्त है वो संघर्ष करते हैं और अंत में उन विदेशियों पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। अब इस प्रश्न की अगर बात करें कि ये संवाद किसका है, तो ये संवाद चाणक्य का है, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाने का कार्य किया था। किस लिए, नंद से, नंदवंश के जो राजा हैं उनसे अपना बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को राजा बनाया। और चाणक्य की नीति तो सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने जो राजनीति से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित जो चाणक्य के विचार हैं वो तो सब उनसे जानते हैं। तो जाना पहचाना नाम है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, चाणक्य। इसके बाद हमारा प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहली कहानी क्या है, उसने कहा था। ये पूरी कहानी का नाम है, उसने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 और किसकी कहानी है, ये चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी है। चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी है। इसके बाद दूसरी कहानी है आकाशदीप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 और जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। ईदगाह कहानी किसकी है, प्रेमचंद की है और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1933 ईस्वी है। परिंदे कहानी 1956 है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा इसके रचनाकार कौन है, ये निर्मल वर्मा है। तो अब देखिए, जब हमें इनके प्रकाशन वर्ष का पता चल गया तो हमें इनके क्रम में लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल सही क्रम है। पहले पे उसने कहा था कहानी है, उसके बाद आकाशदीप है, उस तीसरे नंबर पर ईदगाह और चौथे नंबर पर जो परिंदा कहानी है इसका प्रकाशन हुआ है और हमें प्रकाशन काल के अनुसार ही इसका क्रम लगाना था। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस कहानी के जो ये कहानियाँ हैं इनके रचनाकार कौन हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाई या अंग्रेजी भाषा में होंगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर सब कार्रवाइयाँ, ये इस तरह से आ जाएगा, कार्रवाइयाँ अंग्रेज़ी भाषा में होगी। सीधी सी बात है, आपको क्या बताना है कि कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सारी जो कार्रवाई होंगी वो अंग्रेज़ी भाषा में होगी, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ तो अक्सर प्रश्न आता है, ये प्रश्न अंग्रेजी भाषा के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 348 में ये बताया गया है, 348 इस अनुच्छेद में ये बताया गया है। यानी ये जो बात है कि इन न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 348 में है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अन्य अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 343 ये क्या बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसके साथ साथ जो लिपि है वो लिपि कौन सी अपनाएंगे, देवनागरी। ये
ये जो अनुच्छेद है ये क्या बताता है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी का प्रयोग किया जाएगा। किसकी? संघ की, भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ये अनुच्छेद 343 में दिया हुआ है। अब अगर 44 की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि इसमें जो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति का वर्णन विस्तार से इसमें दिया गया है। और 346 की अगर बात करें, 346 की, इसमें क्या बताया गया है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो आपसी पत्र व्यवहार या आपसी विचारों का आदान प्रदान है वो किस भाषा के आधार पर होगा, उसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। जबकि 348 है, इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, जो वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, वहाँ पर सारी कार्रवाइयाँ किस में होंगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसके साथ साथ आपको इनका भी पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।